हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1 चौधरी हाउस। कल्याणी जी सब कपाते हुए बोली, सॉरी बिजली, आज तो बाल बाल बच गई, वरना क्या होता अगर तनीषा मुझे देख लेती तो मेरी जान खा जाती। फिर दोनों जोर से हंसने लगी। बिजली, तुम क्या सोच रही हो कि आज तो बड़ी मालकिन साहिबा को क्या हो गया है? बिजली, नहीं नहीं बड़ी मालकिन साहिबा, मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। कल्याणी जी, नहीं नहीं, बोलो बोलो, आज मुझे सुनना है। बिजली खिड़की खोलकर देखी कि तनीषा मैम साहब तो नहीं है। तभी सामने से तनतनाती तनीषा आती हुई दिखाई दी। बिजली जल्दी से उठकर खड़ी हुई। मैम साहब आ रही हैं। तनीषा बिजली की तरफ घूरते हुए देखी। बिजली सबका पाते हुए, मैम साहब आज डिनर में क्या बनेगा? तनीषा चिढ़ते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी बड़ी मालकिन साहिबा कहाँ है? उन्हें पूछ लो, मुझे तुम क्या पूछ रही हो? बिजली अपनी नज़रें झुकाते हुए गर्दन हिलाई। जी मैम साहब। तनीषा बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चली गई। आजकल इन नौकरों का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इनसे दो शब्द प्यार से क्या बोल दो, अपनी असलियत भूल जाते हैं। कल्याणी जी मन में खुश हो रही थी कि तनीषा का जो भी काम था सब फेल हो गया। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु पर अटैक हुआ तो उसे अधीरा की फिक्र होने लगी। गाड़ी घुमाई और हॉस्पिटल में पहुंच गया। जब हॉस्पिटल में आकर देखा तो पूर्वी और अधीरा हंसी मजाक में व्यस्त थे। दोनों भाभी ननद बातें कर रही थीं। अभिमन्यु अधीरा को इतना खुश देखकर मुस्करा दिया। अधीरा पूर्वी से बोली, मुझे उठकर बैठना है, नर्स से बोलो वेडिंग ऊपर कर दे। पूर्वी नर्स को आवाज़ देती हुई बाहर की ओर जा ही रही थी, उससे पहले अभिमन्यु अधीरा को अपना सहारा देते हुए बिठाया। अधीरा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अभिमन्यु को देख रही थी। ओठों पर हल्की सी स्माइल थी। तभी डॉक्टर निधि आकर अधीरा को चेक करने लगी। अभिमन्यु डॉक्टर निधि को देखकर बेड से उठकर खड़ा हुआ। अधीरा बस टुकुर टुकुर अभिमन्यु को देख रही थी, जैसे दोनों बहुत सालों से दूर रहे हों। तभी डॉक्टर निधि ने अधीरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम अब बिल्कुल ठीक हो अधीरा, कल सुबह तक तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुनते ही पूर्वी के चेहरे पर बड़ी सी खुशी आ गई। अधीरा और अभिमन्यु के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। पूर्वी अभिमन्यु को देखी, क्या हुआ भाई, भाभी के जाने से आपको खुशी नहीं हुई क्या? भाभी, आप तो बोल रही थी इस हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कब तक होगा? अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही अधीरा बोली, मैं बहुत खुश हूँ पूर्वी। अभी जो मेरे साथ वो एक हादसा नहीं था, वो किसी की सोची समझी साजिश थी। मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है कोई इंसान। पूर्वी अधीरा और अभिमन्यु के मन के भाव पढ़ते हुए बोली, क्या हुआ भाई भाभी, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। अभिमन्यु ठहरते हुए बोला, नहीं पूर्वी, बस हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो भी अधीरा या अपने होने वाले बच्चे के प्रति। पूर्वी के चेहरे की खुशी उदासी में बदल गई। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, मॉम ने भाभी के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इतनी जल्दी विश्वास करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आप दोनों को वादा करती हूँ भाई, भाभी को चौधरी हाउस में अब कोई परेशानी नहीं होगी, उनका साया बनकर उनके साथ रहूँगी, आप मेरा यकीन कीजिए भाई। अभिमन्यु, देखो पूर्वी, तुम 1 महीने बाद अमेरिका चली जाओगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और हमारी ज़िंदगी की रेस, तुम अपने कीमती वक्त को बर्बाद मत करो, हमारी वजह से तुम परेशान मत हो। और अधीरा अब चौधरी हाउस नहीं जाएगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पूर्वी की आंखों में नमी छा गई, फिर अपने दर्द को दबाते हुए बोली, आप ठीक कह रहे हो भाई, फ़िलहाल आप दोनों मुझे अपना मानते कहाँ हो, अगर मानते होते तो मेरे ऊपर भरोसा करते। पूर्वी के नादान सवालों से अभिमन्यु को झकझोर दिया। उफ, वो पूर्वी, तुम बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल मेरी तरह।
अधीरा को दवाइयों का असर था। वो बात करते करते कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। नर्स ने अभिमन्यु को इशारा किया, आप दोनों प्लीज़ वेटिंग रूम में बैठिए वरना पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। अभिमन्यु वेटिंग रूम में जाने लगा, लेकिन पूर्वी मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभिमन्यु भौं उचकाते हुए पूर्वी की तरफ देखा। कहाँ जा रही हो पूर्वी? पूर्वी के पीछे पीछे जाने लगा। रात के 10 बज चुके थे और पूर्वी अभी घर जाना चाहती थी। अभिमन्यु पूर्वी का हाथ पकड़ा। तुम कहाँ जा रही हो, बताओगी? पूर्वी चिढ़ते हुए बोली, क्यों? कहीं भी जाऊँ, आपको मुझसे क्या लेना देना? अभिमन्यु को पूर्वी के बचकाने पर हंसी आने लगी। तुम कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? तुम अभी भी बड़ी नहीं हुई। पूर्वी हमेशा वही करती है जो मन में करता है। पूर्वी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, प्लीज़ भाई, हमें जाने दीजिए, हमें नहीं रुकना यहाँ। अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, और रुकूँ भी तो किसके लिए रुकूँ जो मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं मानती हूँ भाई कि मॉम ने बहुत कुछ बुरा किया है आप दोनों के साथ, लेकिन वो सुधर चुकी हैं। सीरियसली पूर्वी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम सुधर चुकी हैं? ओके, अगर तुम चाहती हो कि अधीरा चौधरी हाउस में वापस जाए तो तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना होगा। पूर्वी अधीरा के पास नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तभी नक्षत्र की आवाज़ आई। पूर्वी और अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नक्षत्र और कल्याणी जी खड़े हुए थे। नक्षत्र मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। पूर्वी झट से कल्याणी जी को पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ दादी, आप ही समझाइए ना भाई को। व्हाइट हाउस में भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। अभिमन्यु, ठीक है बाबा, लेकिन अधीरा की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब कल्याणी जी आगे बढ़कर अभिमन्यु के पास जाकर बैठी। थोड़ी सी झिझकते हुए बोली, कैसी हो अब अधीरा? जय श्री कृष्णा दादी जी। आप दोनों इस वक्त यहाँ? दीवार पर लगी घड़ी को देखकर बोली कल्याणी जी। हाँ बेटा, इस बुढ़िया का तुम सबके बिना मन कहाँ लगता है, तो बस देखने आ गई। अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा किया दादी जो आप यहाँ मिलने आ गई। वैसे ही डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक छुट्टी होकर घर चले जाना, और अब हम बिल्कुल ठीक हैं दादी, आप परेशान मत होइए। नक्षत्र कल्याणी जी की बगल में आकर बैठा। प्लीज़ दादी, भाभी ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द हमारे साथ घर चली जाएंगी। हम कहीं घूमने जाएंगे। वैसे भी आप बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो गई होंगी। कल्याणी जी नक्षत्र का कान पकड़ते हुए बोले, तू चुप कर। अधीरा को ऐसी हालत में सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है, इधर उधर घूमने की नहीं। नक्षत्र मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, क्या दादी? कल्याणी जी पूर्वी को अपने पास बिठाते हुए बोली, सच में मेरी बिटिया कब इतनी समझदार हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अब माता रानी सब कुछ ठीक कर दें। नक्षत्र कंपाउंडर से बात करने के लिए चला गया। तभी अभिमन्यु ने सामने अपने मोबाइल पर बात करने में बिजी था। अधीरा पूर्वी की बातों को सुनकर हंस रही थी। तभी पूर्वी का मोबाइल रिंग किया। पूर्वी अपने बैग से मोबाइल निकालकर देखी तो तनीषा का कॉल था। पूर्वी अधीरा को जरा भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। अपनी कुर्सी से उठकर कॉरिडोर की तरफ जाकर कॉल रिसीव की। तनीषा आग बबूला होते हुए बोली, एक कॉल रिसीव करने में इतना वक्त लगता है पूर्वी? आजकल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट मिल रही है, इसलिए तुम अपने मन की बहुत करने लगी हो। पूर्वी समझ गई कि भाभी को देखने आई हूँ, इसलिए मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं कुछ नहीं होने दूंगी। पूर्वी लंबी सांस लेते हुए बोली, प्लीज़ मॉम, आप कभी तो शांत रहा कीजिए। हमेशा आपका पारा चढ़ा रहता है, और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ मॉम, प्लीज़ अब कुछ खुद के डिसीजन ले सकती हूँ, मुझे लेने दीजिए। हमेशा आप अपने मन की करती रहती हो। पूर्वी गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट की और रूम की तरफ बढ़ गई।
तभी ऐसा लगा कि उसके कोई पीछे खड़ा है। पूर्वी झट से पीछे मुड़कर देखी तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूर्वी मन में सोचने लगी, शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। तेजी से डगमगाते हुए रूम में आई। अधीरा के पास अपनी कुर्सी खींचकर बैठी। पूर्वी के हाथ पर ठंडे पड़ चुके थे। चेहरे पर एक अजीब सा डर था। अधीरा पूर्वी का चेहरा पढ़ते हुए बोली, क्या हुआ पूर्वी, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? पूर्वी धीरे से बोली, नहीं भाभी, बस बाहर हल्की सी सर्दी होने लगी है तो शायद इसलिए ठंड लग रही थी। अधीरा को किसी भी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती थी। अधीरा पूर्वी का हाथ हिलाते हुए बोली, बताओ ना पूर्वी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे भाभी, 2-3 दिन से मैं ठीक से सोई तक नहीं हूँ, शायद इसलिए सब हो रहा है। तभी नक्षत्र आकर बोला, ठीक है भाभी, हम और दादी चौधरी हाउस के लिए निकलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो पूर्वी तो हमें ज़रूर बता देना। पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है ब्रो, दादी का ख्याल रखना। नक्षत्र भौहें सिकोड़ते हुए बोला, जब तू नहीं थी तो दादी का ख्याल कौन रखता था? मैं ही तो रखता था, हमेशा बढ़िया ही ख्याल रखने वाली। पूर्वी चिढ़ते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अधीरा दोनों भाई बहन की नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा रही थी। मन में सोचने लगी, कितना अच्छा रिश्ता होता है। अधीरा मन में सोच ही रही थी, फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस माता रानी अब कुछ भी बुरा मत होने देना। अभिमन्यु अधीरा के पास आकर बैठा। पूर्वी, तुम कुछ देर सो जाओ, अधीरा के पास मैं हूँ। अधीरा अभिमन्यु को देखी, फिर मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, आप सो जाइए अबीर जी, वरना आप मुझसे लड़ेंगे और मुझे सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए मैं रात भर जागा। अभिमन्यु भौं से फोड़ते हुए अधीरा को देखा। ओह सॉरी, तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो गई है मिस एटीट्यूड। अधीरा प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, नहीं अबीर जी, मैंने आपको देखा है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आप एकदम शैतान बन जाते हैं। और दोनों को लड़ाई लड़ते हुए पूर्वी अपनी कुर्सी पर बैठी, फिर मुस्कुराने लगी, मेरी नींद पूरी हो जाएगी, आप जाकर सो जाइए। अभिमन्यु अधीरा की तरफ देखा और गुस्से से उठकर बाहर चला गया। आज न जाने क्यों अधीरा की बेरुखी अभिमन्यु को चुभ सी गई। अपने मन में सोचने लगा, अधीरा पहले जैसी नहीं रही, मुझसे दूर होती जा रही है, शायद वो माँ बनने वाली है, अपने बेबी को लेकर ज़्यादा पजेसिव है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बेंच पर बैठा, थोड़ा सा भारी मन हो गया था। डॉक्टर अधीरा को चेक करने आया, तब सब कुछ नॉर्मल बताया। अधीरा पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मुझे जल्दी से घर जाना है पूर्वी, यहाँ से ले चलो। तभी उसे तनीषा का दिया हुआ धक्का और अंधेरे कमरे में बंद करना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। अधीरा पल में ही उस सीन में खो गई जो उसके साथ हुआ था। पूर्वी ने अधीरा का हाथ पकड़ते हुए लाया, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खोई हुई हो, सब ठीक तो है ना? सर्द हवाएं अभिमन्यु का सीना चीरते हुए शरीर में कपकपी पैदा कर रही थीं। अभिमन्यु की निगाहें चारों ओर दौड़ रही थीं। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद किए अपने ऊपर हुए हमले के बारे में सोचने लगा और क्रोध से भर गया। आखिर वो कौन हो सकता है जो मेरे ऊपर हमला करवा सकता है? तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी। अभिमन्यु झटके से पीछे मुड़कर देखा। आवाज़ सुनी हुई है, पर कहाँ, याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर आवाज़ देने वाला शख्स कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।